जिन लोगों ने प्रोसिक्यूट करना है वही अगर मुल्ज़िमों का साथ दें तो फिर तो अदालत के पास तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो बरी करे। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन केस था और इसमें ना सद जुर्म आयद की गई, ना 64 गवाह में से किसी गवाह को सुना गया, ना 28 अकाउंट से किसी अकाउंट को चेक किया गया, ना किसी बैंक के मैनेजर को विटनेस लाया गया। ये होता है मनी ट्रेल को देखने के लिए। ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। और जज साहब ने कहा जी कि आप दूध के दुले हुए हैं, तो बंदा ऐसे मामले पे जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिस्टम पे कर सकते हो, क्या कह सकते हैं। सेंटोरस के जो रेजिडेंट्स हैं और वहाँ पर जो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग को खड़ा किया उनकी मैं बात आपको सुनवाता हूँ। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस वक्त राना सनाउल्लाह के हाथ में उसकी डोरें हैं और कठपुतलियों की तरह वो नाच रहे हैं वहाँ पर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं। हम लोग थोड़े विक्टिमाइज हो रहे हैं कि वो अभी तक इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही कि इस मॉल को जो है इसको दोबारा से इसको सेट किया जाए, उसको खोला जाए। तो यहाँ पर बिजनेसेस भी जो है इफेक्ट हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे मॉल को दोबारा से काम करके इसको खोलना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। आज हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ हैं और ख़ावर अब्बास हमारे ब्यूरो चीफ़ लाहौर के वो भी हमारे साथ होंगे। अनवर शाह हमारे नुमाइंदे सवात से हमारे साथ होंगे। लेकिन आगाज़ जो है हम शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की बरियत आज हुई है, स्पेशल जज ने की है। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जो FIA का था उस पर बात करेंगे। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब जो मुशीर एहतसाब पंजाब हैं वो ख़ुसूसी तौर पर हमारे साथ हैं। इस हवाले से उन्हीं से बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ब्रिगेडियर साहब, आज जज साहब ने ये कहा कि इल्ज़ाम लगता है तो उसके सबूत भी चाहिए। और ये जो सारा केस है हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ का, इसमें जिन लोगों ने प्रोसिक्यूट करना था, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था या जो प्रोसिक्यूटर था, वो तो मुल्ज़िमों को सज़ा देने की बजाय मुल्ज़िमों को बचाने के जतन कर रहा था और कह रहा था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो अगर जिन लोगों ने प्रोसिक्यूट करना है वही अगर मुल्ज़िमों का साथ दें तो फिर तो अदालत के पास तो कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो बरी करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है, जब मुल्ज़िम अपने जुर्म का खुद काजी बन जाए तो ऐसे केसेस का फैसला और उसका मंतकी इंजाम यही नज़र आता है। जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर थे, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने अपॉइंट किए थे और ये पुराने नून लीग के चैम्बर के शख्स हैं। तो दोनों तरफ से डिफेंस किया जा रहा था। इसे हम कहते हैं फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन। केस मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा क्लासिक केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग की जो आप डेफिनेशन देखें आमला 2010 में और एंटी जो इसमें AML CFT रजीम जो है इंटरनेशनल, उसका अगर डेफिनेशन देखें तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि अगर पैसे की सोर्स जहाँ से चल रहा हो अगर वो मालूम ना हो और वो उसका ताल्लुक किसी जुर्म के साथ हो तो वो इसको हम मनी लॉन्ड्रिंग केस कहते हैं। अच्छा, इसमें ये अगर आप केस की डिटेल में जाएं तो इस तरह से है कि इसमें तकरीबन आप देखें कि 64 थे विटनेसेस थी, 23 के करीब इसके मुलज़म थे और 28 अकाउंट्स थे। इन अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स जो थे आप देखें तो 17,000 करेंट डिपॉजिट्स को जो है ना कंप्लीट छाना गया और उसमें ये 16 बिलियन का केस बना था। अभी एक बात जो कही जा रही है कि हमज़ा शरीफ का इसका ताल्लुक कोई नहीं है, लिहाजा सलमान शरीफ आएंगे तो वो जवाब दें। ये दिस इज मतलब है एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट है। हमज़ा शरीफ इस शुगर मिल के रमज़ान शुगर मिल के चीफ CEO थे 2013 से 2018 तक। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और उनके बाद सलमान जो थे और ये दोनों इसके डायरेक्टर हैं। अभी हुआ ये कि जो केस है ना ये हुआ कि इसमें जो फ्लाइंग चेक्स थे मार्केट से फ्लाइंग चेक्स को खरीदा गया और खरीद के इनके जो 14 मुलाजम थे इनके अकाउंट में इनको डाला गया।
और अकाउंट में डालने के बाद ये पैसा वापस इनके जो है ऑपरेट करते रहे इनके मैनेजर्स, इनके फैक्ट्री के लोग, और ये वापस पैसा इनके अकाउंट में जाता रहा। और इनका जो था मसरूर अहमद था, एक इनका पर्सनल कैशियर था शहबाज शरीफ का, उसने तकरीबन उसकी अपनी सैलरी 12,000 थी और उसने 1280 मिलियन जो पैसा था गुलजार अहमद के अकाउंट में, वहाँ से ये पैसा निकालता था और ये जाके शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा कराता था। ये उसकी बाकायदा स्टेटमेंट है और ऐसा नहीं है कि लिंकेज नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लिंक नहीं है, लिंक बिल्कुल मौजूद है। और जिन लोगों के पैसे इसके अंदर जमा होते रहे उनको इस चीज़ की खबर ही नहीं है कि जनाब हमने चेक्स तो किसी और मकसद के लिए दिए थे और वो चेक्स जो है ना किसी और के अकाउंट में चलेंगे। इनको फाइन चेक्स कहते हैं, मार्केट से खरीदे गए और इनको जनाब जमा करवाया गया। और ये इसमें कोई था किराने वाला, कोई स्कूल टीचर था, कोई हैंडीक्राफ्ट शॉप वाला था, कोई शो स्टोर्स वाले लोग थे। तो इस तरह का पैसा था जो इनके पास आया। इसमें जो बड़ी क्लासिकल बात है ना, वो सुनने वाली बात ये है कि चपरासी गुलजार अहमद, देखो इनको कन्विक्ट करना हो तो ये एक जो मैं एक इंसिडेंट जो बता रहा हूँ आपको, यही काफ़ी है। गुलजार अहमद मरूम के अकाउंट में औरंगजेब भट्ट साहब हैं गुजरात वाले, अभी भी जिंदा हैं, उन्होंने 50 लाख रुपया जमा करवाया और उनकी स्टेटमेंट ये है कि मैंने तकरीबन 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया है शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ मद के अंदर। और इनका बाकायदा वहाँ पे मैंने एड्रेस भी लिखा है 180 एच मॉडल टाउन लाहौर में 2013 और 14 में। अच्छा, इनको क्या किया गया था कि इनको फिर चेयरमैन ब्यूटिफिकेशन कमेटी गुजरात लगा दिया गया था और डीसीओ गुजरात और तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को इनके नीचे कर दिया गया था। अभी जो पैप होता है ना, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, उसको कन्विक्ट करने के लिए यही एक चीज काफी है इस पूरे केस के अंदर। बाकी छोड़ दें 16 अरब को, आप बाकी सारे छोड़ दें, यही एक चीज इनके लिए काफी है। इस तरह की बहुत सारी, ये कोई 1000 पेजेस का रेफरेंस है। इसमें मजे की बात यह है कि मुजम्मल रजा जो कि एक बहुत बड़ा गवाह था, ये केस जो है ना, ये जब केस शुरू हुआ ना तो शुरू में कराची में इसकी डेथ हो गई अजीब हालात के अंदर। अच्छा, ये पैसे निकाल के मकसूद चपरासी को देता था और मकसूद चपरासी भी आपको पता है कि दुबई में उसकी अचानक डेथ उसकी भी। अच्छा, गुलाम शबीर कुरैशी ये एक हकीकी भाई था, सच्चा भाई था मुजम्मल का, ये भी इनका मुलाजिम था। ये इस केस का तीसरा मकतूल है, वो भी फौत हो गया। गुलजार अहमद 2015 में फौत हो गया और हमारे डॉक्टर रिजवान की डेथ का तो सबको पता है, सबको पता है। तो एक जो ड्राउनी शक्ल इस केस की इस तरह से है, जो जिसे होते हैं माफिया एंड डॉन्स। तो आप देखेंगे यानी जिसने भी, जो भी गवाह है, जो भी इसमें इसको प्रोसिक्यूट कर रहा है, या वो हार्ट अटैक हुआ या वो मारा गया, और ये अनटचेबल ही रहे। तो ये केस जो था उस लिहाज से अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बेहतरीन केस था और इसमें ना सद जुर्म आयद की गई, ना 64 गवाह में से किसी गवाह को सुना गया, ना 28 अकाउंट से किसी अकाउंट को चेक किया गया, ना किसी बैंक के मैनेजर को एज विटनेस लाया गया। ये होता है मनी ट्रेल्स को देखने के लिए। ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। और जज साहब ने कहा जी कि आप दूध के दुले हुए हैं, तो बंदा ऐसे मामले पे जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सिस्टम पे कर सकते हो, क्या कह सकते हैं। अच्छा अब्बासी साहब, एक बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह बिल्कुल जो दिन दिहाड़े डे लाइट रॉबरी करने वाले लोग, अरबों रुपए इस तरह चुराने वाले, न सिर्फ वो बरी बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी मुसल्लत दोबारा, तो जो ये सरकारी अफसरान हैं बेचारे, जो इतनी मेहनत से पकड़ते भी हैं किसी को, क्या मुस्तकबिल में आप समझते हैं कोई तैयार होगा कोई केस बनाने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए? मेरा ख्याल है एक लीडरशिप पे अगर कॉन्फिडेंस आ जाए ना, कहते हैं चाइनीज सीइंग है, फिश रॉट्स ऑन द हेड, मछली सर से सड़ती है। हमारा सर सड़ गया है, अब देखो सारे चोर और चक्के जाके आपके, हमारा सर गंजा भी है और सड़ भी गया, प्रॉब्लम ये हुई है। जब सर सड़ जाए ना तो नीचे आप पोलू पहलवान का जिस्म भी लगा लें, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको सर सीधा करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप सीधी करनी पड़ेगी, लीडरशिप ईमानदार और सीधी लानी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए लेके चले हमें, और ईमानदार हो और सादिक और अमीन हो। इस तरह के झूठे और इस तरह के 2 नंबरी अगर ऊपर ला के बैठाएंगे, मतलब है जिनके 67 बंदे जमानतों के ऊपर है, जिनके अरबों रुपए, देखिए नैब के अंदर इनके, अगर ये इतने मासूम होते हैं ना
और ये इनके केसेस हमारे झूठे होते और ये सच्चे होते तो ये नैब की लॉ को ख़त्म ना करते, बल्कि ये कहते हैं भाई डेली बेसिस पे हमारे केस सुने और जनाबे वाला हमें आप डिक्लेयर करें, हमारे केस ख़त्म करें, क्योंकि ये सारे जाली केस हैं। लेकिन जनाब इनको पता था कि बाई नवंबर दिसंबर विल ऑल स्टैंड कन्विक्टेड, ये स्टेटमेंट है इनकी, आई थिंक उन्होंने दी थी। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जज की भी हाथ काट दो, जज की कुर्सी नीचे से खींच दो, उन्होंने लॉ ही खत्म कर दिया। लॉ खत्म करके 1100 अरब रुपए के केसेस, बिल्कुल वो तो उन्होंने नैब के वो कर लिया। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस था उन कवानीन का इस पर तो कोई असर नहीं होना था। ये तो बेसिकली क्योंकि प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इनके साथ मिल गए, और जैसा आप फरमा रहे हैं कि नून लीग के साहब थे जिनको प्रोसिक्यूटर लगा दिया गया, तो उन्होंने आके ये सारा मामला ख़त्म किया। लेकिन आज इस मुल्क में जो एहतसाब की बात करने वाले लोग हैं उनके लिए आज एक मायूसी का दिन है। और अब ये टीवी पर और वो जो लफाफियाँ सोशल मीडिया पर आ गए हैं, आज बरीयत हो गई और कह रहे हैं जी बाइज़्ज़त बरी हुए। तो मैं अभी देख रहा था कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप बेइज़्ज़त बरी हुए हैं, आप बाइज़्ज़त बरी नहीं हुए, ये आपको इज़्ज़त नहीं मिली, ज़िल्लत ही आपके हिस्से में आई है। और ये आपने जो आज जो बचने की आपने कोशिश की है इस निज़ाम को ख़रीद कर, ये अगर कोई लीडरशिप चेंज होगी जैसे आपने कहा, तो ये सारे के सारे मुकदमा दोबारा खुलेंगे। और ये जो आपने पाकिस्तानी कौम के पैसे हड़प किए हैं, ये आपको इतनी आसानी से हज़म नहीं होने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी साहब, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, आप मुशीर एहतसाब पंजाब, बड़ी तफसील से उन्होंने ये बात कही सारी। और ये वाकई एक बड़ा अफसोसनाक दिन है। वो जो ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, दयानतदार ऑफिसर हैं, वो किसको अब पकड़ेंगे? यहाँ पे तो बिल्कुल एक माफिया की तरह जो गवाह थे, जो प्रोसिक्यूटर थे, वो बिल्कुल हटा दिए गए, उड़ा दिए गए, मार दिए गए, हार्ट अटैक से मारे गए। और सब लोग जो हैं कोई विटनेस भी पेश नहीं हुआ। और अब इतनी डिठाई और बेशर्मी से टीवी पर आकर ये क्लेम किया जा रहा है कि देखें जनाब, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और हम तो बरी हो गए हैं। दूसरी स्टोरी की तरफ, अलीना यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? समी साहब, बेसिकली देखें, इसमें एक चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई है कि शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को क्लीन चिट दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले सिस्टम में उनकी एक बड़ी जगह हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये स्टोरी के अंदर जो मैंने लाइन पढ़ी है वो ये है कि इसकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इमरान खान साहब की हुकूमत में हुई है। और वहाँ पर भी जब भी इसकी समातें हुई हैं इस केस की, तो उसमें भी शहबाज शरीफ का और हमजा शहबाज का नाम डायरेक्ट नहीं लिया गया। तो इट इज़ रियली क्वेश्चनेबल। और जिसकी बात अभी मुशीर एहतसाब साहब ने भी की है कि ये जो 3 से 4 जिन लोगों का इंतकाल हुआ है, इनकी मेरे ख्याल में अगर इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जाए या चीज़ें की जाए तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। मुझे नहीं पता कि इनके पास क्या लीगल ऑप्शन है, क्या लीगल ऑप्शन ले सकते हैं। आप कैसे कह रही हैं कि इनका लिंक साबित नहीं हुआ? वो टाइम बताया अब्बासी साहब ने कि हमजा शहबाज जो थे वो उसमें उसके वो ऑफिसर थे, एग्जेक्टिव ऑफिसर थे, उसके सलमान शहबाज भी उसमें थे। तो ये तो वो फैक्ट्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं। ये क्लेम है उनका कि वो कुछ नहीं वो थे, लेकिन वो तो उसमें शामिल थे सारे के सारे। और इसमें जितने गवाह थे, ना बैंक मैनेजर बुलाए गए, ना उन गवाहों को बुलाया गया, किसी से बात ही नहीं की गई। और उनके अपने मुलाजम जो 12-12 हज़ार, 13-13, 50, 20-20, 25-25 हज़ार रुपए की मुलाजमत करते थे, उनको उनके अकाउंट में वो पैसे आते रहे, जमा होते रहे, फिर वो पैसे उन्होंने भेजे बाहर और वहाँ से वो पैसे ट्रांसफ़र होके वापस आए। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का, जैसे अभी मुसद्दक अब्बासी साहब कह रहे थे, क्लासिक केस है। इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर वो एविडेंस पेश ही ना करे, अगर प्रोसिक्यूटर अदालत में ना लेके आए और फिर दूसरी जानब अदालत भी ये कहे कि हाँ हमने फ़ौरन इस मुकदमे को ख़त्म करना है, तो जाहिर है प्रोसिक्यूटर को देख के अदालत ने भी जो सामने उनके शवाहिद आए उसमें उन्होंने उनको बरी कर दिया। तो ये तो बड़ा क्लासिक केस है। और बड़ा ये आज जो लोग पाकिस्तान में एहतसाब का ख्वाब देखते थे उनके लिए तो आज बड़ी ये मायूसी का दिन है। और जैसे इमरान खान कहते हैं कि सवाल तो उन्हीं से है ना जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ सजा याफ्ता होने वाले थे, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और अब उन्होंने अपने आप को बरियत ले ली और अब तो वो दूध के धुले हुए हो गए। हमारे साथ लाहौर से खावर भी हैं हमारे ब्यूरो चीफ, से बात करते हैं स्टोरी पर कि पंजाब में वज़ीर दाखिला जो हैं वो तब्दील हुए हैं। उमर सरफराज चीमा साहब आए हैं और क्या तवक्को की जा रही है खावर कि क्या करेंगे उमर सरफराज चीमा जो हाशिम डोगर साहब नहीं कर पा रहे थे, और क्या इसका ताल्लुक लॉन्ग मार्च से भी है?
बिल्कुल समी साहब, कल आपके प्रोग्राम में ये बात हुई थी और बताया था बोलने नाजरीन को कि उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बातचीत की जा रही है। जिस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नरशिप के टाइम में तहरीक इंसाफ के लिए स्टैंड लिया था, तो उन्हें भी तवक्का की जा रही थी कि वो इस मामले को लेके आगे बढ़ेंगे। और आज जो है खान के ज़राए से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ज़राए से ये बात सामने आई कि उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनका नाम मशीर दाखिला के लिए फ़ाइनल कर लिया गया। और मशीर दाखिला की उनकी अनाउंसमेंट जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड होने के बाद सबसे पहले उन्होंने गुफ्तगू भी बोल से की और उसमें उनका ये कहना था कि जो ये कमीशन बनाया गया था उसको फिलफोर फाल किया जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ पर और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई करने पर यकीन नहीं रखते, मगर जो ज़िम्मेदारान थे उनको हकीकी तौर पर जो है सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी और उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने लाई जाएंगी। और जितने भी मामलात या वाक़यात उन्होंने किए जुल्म बर्बरियत पे, उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। उनका कहना था कि कमेटी जो है उसकी फाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब जो है वो तहरीक इंसाफ आगे बढ़ेगी। दूसरा उनका साथ ये भी कहना था, जब उनसे ये सवाल किया गया कि अब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तो इस हवाले से भी हमें ये ज़राए से मालूम हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब से मुंतकिल कर रही थी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए और उसको रोकने के लिए। तो इसके हवाले से आपकी हिकमत अमली क्या होगी? तो उमर सरफराज चीमा का कहना था कि हम लोग आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और अपने हक़ के लिए एहतजाज करना हर एक का आइनी कानूनी हक़ है और इस सूबे की ज़िम्मेदारी है अपने शहरियों के जानो माल की हिफाजत करना। कोई भी शहरी अपने आइनी हक़ के लिए निकलता है तो उसकी जानो माल की हिफाजत भी करेंगे, उसे जो फैसिलिटेशंस बनती हैं असूली तौर पर वो भी मुहैया की जाएंगी। और किसी किस्म की रुकावट जो है इंतज़ामी सतह पर बर्दाश्त। थोड़ा सा ज़रा ब्रेक लगाएं। ये तो एक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और अगर आप खामोश हो गए हैं तो ये तो बेसिकली जो है एक बड़ी एक स्टेटमेंट ऐसी आती रहती है हर तरफ से कि हम ये करेंगे और वो करेंगे। आपने तो पूरा वो उसी को पढ़ना शुरू कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी वहाँ पर आपको माहौल क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च या वो जो एहतजाज है जिसका इंतज़ार था वो जल्द होने वाला है? तहरीक इंसाफ के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको क्या बता रही है? देखिए समी साहब, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वो सिर्फ मुंतज़िर हैं कप्तान की कॉल के। और आज ये कप्तान से हमने ये बात भी पूछी कि कब तक ये फ़ाइनल कॉल हो रही है, तो उनका कहना था कि बहुत जल्द, क्योंकि जितनी भी तहरीकें चली हैं उसमें हमेशा तालिब इल्मों ने बड़ा किरदार अदा किया। उनकी तालिब इल्मों से भी आज मुलाकात हुई और उनका ये कहना था कि मैं इस वक्त जो ये मौजूदा हुक्मरान है इनको सिक्योरिटी थ्रेट समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। बुनियादी तौर पर जो मेरा लॉन्ग मार्च है वो इनके खिलाफ है और बहुत जल्द मैं इसकी कॉल देने वाला हूँ। लोग बड़े यहाँ पर अच्छा ये बताइए, जो ज़्यादातर सवालात थे खबर, जो ज़्यादातर सवालात सहाफ़ियों के थे जब उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, वो किस चीज़ के मुतालिक थे ज़्यादा? यही उनसे पूछा जाए, सहाफ़ियों की तवक्का यही थी कि खान साहब आप कब तक, सबसे पहले तो वो ये जानना चाहते थे कि खान साहब आप कब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान करना चाह रहे हैं और दूसरी क्या वजह है कि यहाँ तक जो है मामला पहुँचे। तो खान साहब ने उस पर एक बड़ा जुमला कहा। उनका कहना था कि भाई जिम्मेदारी मेरी थी मगर हुकूमत जो है वो मेरी नहीं थी और मैं इस निज़ाम में इंसाफ का तकाजा करता हूँ। अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं शायद मुल्क के लिए बहुत कुछ करता। और इसी पे ज़्यादा मबनी गुफ्तगू हुई। उनकी बातों का जो ज़्यादा फोकस था खान साहब की, उनका ये कहना था कि बात हुकूमत की नहीं है, बात इक़्तिदार की नहीं है, बात एहतजाज की नहीं है, बात है कानून की बालादस्ती की, कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। उसमें उन्होंने जो है वो बहुत सारी रियासत मदीना की मिसालें भी कोट की। उन्होंने बताया कि सबसे पहले रियासत मदीना में जो है इंसाफ कायम किया गया तो फिर वो फलाई रियासत बनी थी। लिहाजा किसी भी रियासत को जो है वो रियासत मदीना बनाने के लिए खबर ये बताइए कि अभी नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि बस और भी इस्तीफे आने वाले हैं और ये हम उनको गिरा लेंगे। मोराल कैसा है जो इस वक्त काबीना है और क्या लगता है आपको कि और इस्तीफे आएंगे या मामला ठीक रहेगा? समी साहब, मुझे जो लगता है इस वक्त मुस्लिम लीग नून का मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है इस हवाले से कि उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त होने वाली है। बड़े इस हवाले से वो बहुत पुरएतमाद हैं, बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमजा शहबाज साहब जो हैं वो उनको तबीयत की नासाजगी की वजह से
वो किसी भी कैंपेन में किसी भी जगह पर दिखाई नहीं दे रहे। ज़िमनी इंतखाबात तो बिल्कुल सर पे पहुंचे हुए हैं और जो पार्टी के कायदीन और कारकुनान हैं वो इस बात पे चहमगोइयां करते हैं, हमें सुनाई देते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ऐसे मौके पे कि जिस वक्त ज़िमनी इंतखाबात सर पे और बहुत अहम मार्का था, वो 4 घंटे से भी कम वक्त में यहाँ से सफ़र कर गई लंदन की जानिब। और जो हमारी मुस्लिम लीग नून के जराए से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी तक जो है खबर वो जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट हैं वो उसके लिए गई हैं कि इन हलकों में अगर वो पाकिस्तानी वोट डालें तो मे बी दे कैन मेक सम डिफरेंस। बहरहाल तो बिल्कुल समी साहब, वो आपने देख लिया एवन फील्ड फ्लाइट्स के बाहर वोट लेके खड़े हुए थे ओवरसीज पाकिस्तानी। जी बिल्कुल, वो तो आपने देख लिया। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है और जब वापस आते हैं तो जो दूसरे मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामलात, सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन और फिर सवात में जो कुछ हो रहा है इस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुक्मरान अब कवानीन में तब्दीली करके या अपॉइंटमेंट्स करके अपने आप को बरियत दिलवा रहे हैं और इमरान खान पुरज़्म है इस बात से कतई नज़र के उनके पास कोई ताकत रियासत की है या नहीं है, वो अपना जो उनकी जो कोशिश है उसको वो जारी रखे हुए हैं। मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाता हूँ। आज कप्तान जब पहुँचे लाहौर तो जहाज़ से वो आपको वॉक करते हुए नज़र आएंगे। उनके साथ जो लोग हैं आप उनको देखें तो आपको अंदाज़ा होगा ये जो चलते हुए वो आ रहे हैं, इसमें कोई ईगो नहीं आपको नज़र आएगी, कोई वो जो एक बनावटी जो एक बर्तरी साबित करने के लिए प्रोटोकॉल और ये साथ सिक्योरिटी है, 1-2 बंदे सेनेटर फैसल जावेद हैं, पीछे गालबन फ़रद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं और बड़े आराम से चलते हुए। जब आवाम की ताकत हो और अल्लाह पर आपका यकीन हो और आप इतने जो सारे के सारे माफियाज़ हैं उनको आप ललकार रहे हो, तो अपना जो मिशन है उसकी तरफ बढ़ते हुए और बिल्कुल किसी प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है, कोई जाहो जलाल नहीं है। एक सादा आदमी, एक सिंपल मैन जिसने इस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम ताकतें हैं उनको एक कोने में धकेल दिया है, अवाम की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है और लोगों का एतमाद है। जिस जगह भी जाता है तो लोग चींटियों की तरह बाहर निकल आते हैं, किसी की कोई परवाह नहीं है, इंतहाई सिंपल खेड़ी पहने हुए और अपने दोस्तों के साथ खरामा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। तो यकीनन अगर अल्लाह की मदद हो, लोगों का साथ हो, तो आदमी को किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती और वो जिस तरफ जाता है फिर जो दुश्मन है वो आगे से तितर बितर हो जाता है। बहरहाल ये मैं आज देख रहा था उनकी जो आमद के विजुअल्स, तो आई जस्ट थॉट कि मुझे ये शेयर करना चाहिए। और मैं सोच रहा था ये देखते हुए कि जब अल्लाह ताला आपके साथ हो, लोग आपके साथ हो, तो आपको वाकई किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं होती। इर्द गिर्द कुछ लोग हों या ना हो, आप अपनी मगन में आप चलते रहते हैं। मैं सवात की जानिब बढ़ूँ, वहाँ पर जो सूरत हाल है, एक आपको मैं पहले वो फुटेज दिखाता हूँ। वहाँ पर एहतजाज है और मुराद सईद साहब जो PTI के रहनुमा हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो दोबारा उस इलाके में आ रही है। ये देखें, ये खल्क़े खुदा ये बाहर निकली है। ये मंगोरा का चौक है, गालबन इसका नाम पाकिस्तान चौक है और ये लोग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने फ़ैसले ख़ुद करेंगे। मैं अभी जो अनवर शाह जो हमारे वहाँ पर नुमाइंदे हैं उनसे भी मैं बात करूँगा, लेकिन मैं इससे पहले आपको जो मुराद सईद ने वहाँ पर गुफ्तगू की है मैं आपको थोड़ी सी वो सुनवाना चाहता हूँ। कीजिए ज़रा। इसके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है। हमारा कसूर क्या है कि पुख्तून है, हमने अमन की बात की है, हमने ये 2013 से पहले का स्वाद नहीं है, आज का स्वाद तो देख ले। मैं मीडिया को कहता हूँ कि खुदा के लिए यार, अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवेज जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस स्वाद को बर्बाद कर रहे हैं, इस स्वाद के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो, तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले?
मैं इसलिए अनवर शाह हमारे साथ हैं, सवात के नुमाइंदे हैं। अनवर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है सर। अनवर, ये इतने लोग, इतनी खल्के खुदा और ये सब, ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? ख़बरें आ रही हैं कि दोबारा लोग आ गए हैं, अस्करियत पसंद आ गए हैं, दहशतगर्द आ गए हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और ये लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, स्वात में तालिबान की दोबारा आमद और तखरीबी कार्रवाइयों के खिलाफ स्वात के लोग आजकल जो है वो सरापा एहतजाज हैं। तहसीलों के सतह पे मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे भी हो रहे हैं। मुजाहरीन का यही कहना है कि अमन व अमान की बहाली और लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी होती है। ताम वफाकी हुकूमत जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश है। वज़ीर आज़म भी मुकम्मल तौर पर खामोश है, हुकूमती अरकान भी खामोश है। उनकी मानीखेज़ खामोशी ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। इसके अलावा स्वात के जो मकामी लोग हैं वो राना सनाउल्लाह के उस बयान को भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और गम गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं, जिसमें चंद दिन कबल उसने कहा था कि स्वात में मुकम्मल तौर पर अमन है और बदअमनी और तालिबान की आमद की जो खबरें हैं वो सिर्फ अफवाह है। तो लोग इस पर भी ज़्यादा गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। तो अभी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। जुमे को भी आप मुझे बता रहे थे कि इसी तरह का एहतजाज होगा। जी बिल्कुल, ये तहसीलों के सतह पे जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो जुम्मे के रोज़ तहसील चारबाग में एक बहुत बड़ा मुजाहरा जो है उसका इनेकाद किया गया है और लाउड स्पीकर के जरिए, गाड़ियों के जरिए लोगों को उसमें शिरकत की दावत दी जा रही है। कल जो निशात चौक मिंगौरा में एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ था जो स्वात की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहरा कहलाता है, क्योंकि उसमें हज़ारों अफराद शरीक हुए थे। अच्छा अनवर, ये बताइए, आपने कहा कि तालिबान वापस आ रहे हैं, ये जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं ये उसके नतीजे में वो लोग वापस आए हैं या ये कौन से तालिबान हैं ये? जी बिल्कुल, बताया यही जा रहा है कि इनके साथ हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे और ये उसी मुज़ाकरात के सिलसिले में जो है दोबारा इस इलाकों में आ गए हैं, लेकिन ये मुसल्लह होकर आए हैं और कुछ दिनों पहले यहाँ पे काफ़ी तकरीबी वाक़यात भी हुए थे। एक बम धमाका हुआ था जिसमें अमन कमेटी के सरबराह समेत 8 अफराद जो है वो जान बहक हो गए थे। इसके अलावा परसों यहाँ पे एक स्कूल वैन पर हमला किया गया था जिसमें एक ड्राइवर थी वो जान बहक हो गए, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग का भी सिलसिला जारी है जिसमें अमन कमेटियों के मेंबरान को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर शाह, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी संगीन हाल और जिस तादाद में लोग बाहर निकले हैं बहुत इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और मुझे याद है कि ये गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, लेकिन फिर पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि ये बिल्कुल जो पाकिस्तान का आइन और कानून उसके तहत मुज़ाकरात किए जाएंगे और कोई भी आइन से हटकर बात नहीं की जाएगी। लेकिन वो लोग कुछ अपनी शरीयत का, कुछ अपने कवानीन का मुतालबा कर रहे हैं और ये जो अनवर शाह ने जो बात बताई कि वहाँ पर इस तरह के जो वाक़यात हुए तो अब इतना बड़ा एहतजाज, तो अलीना ये तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। ये जी समी साहब, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, देखिए एक होते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एक होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, तो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, अब वही बेहतर बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई हुकूमती नुमाइंदा होता तो हमसे ज़रूर पूछते कि आखिर किस हद तक बातें चल रही हैं और अगर ये वहाँ पर कार्रवाई हो रही है। जो ये एहतजाज है इतना बड़ा, इसका मतलब तो ये है कि ग्राउंड पर जो कुछ भी हुकूमत के बयान तो छोड़े ना, वो तो बयान देने के तो बड़े माहिर हैं। वो तो कहेंगे कि जैसे मैंने कहा कि आज शहबाज शरीफ भी बरी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दूध के धुले हुए हैं। राना सनाउल्लाह कहेंगे कि हमने ये कर दिया। लेकिन ये जो लोग निकले हैं वहाँ पर, जो ग्राउंड पर जो काम हो रहा है, जो अमन कमेटी के सरबराह धमाकों में मारे गए हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बाद ये स्कूल वैन पर हुआ सब कुछ, तो ये वो वाक़यात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि ये बयानात हुकूमती कुछ भी हों, ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि लोग अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। और फिर मुराद सईद की जो गुफ्तगू है, बड़ी मानीखेज गुफ्तगू है कि नुमाइंदे हम हैं, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले। तो ये इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर आदमी पर पड़ रहा है, कारोबार पर पड़ रहा है, अमन की जो सूरत हाल है वहाँ पर उस पर पड़ रहा है। देखिए सबसे अगर हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तो इसका मतलब यही है देयर मस्ट बी अ रीज़न। ठीक है, अब इससे पहले भी जब खान साहब की जब गवर्नमेंट गई है तो उसके बाद भी आपको पता है इस तरह की बहुत सी स्टोरीज जो हैं वो सामने आना शुरू हो गई थी तालिबान के हवाले से सारी की सारी, और इससे बहुत सी चीज़ों को कनेक्ट किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल में जितना जल्दी हो बेहतर यही होगा कि रियासती इदारे और गवर्नमेंट मिलकर इसका कोई हल निकाले, जो अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें फिर एक छोटा सा वक्फा लेना है और वापस आते हैं। तो सेंटोरस माल में जो आग लगी और वहाँ पर इंतज़ामिया ने जिस तरीके से
उन टावर्स को भी सील कर दिया जहाँ पर आग नहीं लगी थी। और एक बड़ा क्लियर तासुर है कि विक्टिमाइजेशन है, इसलिए कि सरदार तनवीर इलियास जो इसके मालिक हैं वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है और वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर राना सनाउल्लाह की डायरेक्शन पर जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको सील कर दिया है। और मैं तो हैरान हूँ उस रैशनल पे, यानी वो बताया जा रहा है कि इसलिए सील किया जी कि ये जो टावर है ये कहीं दूसरे टावर्स पर ना गिरे। इससे भोंडी गुफ्तगू मैं नहीं सुन सकता कि ये इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है। बहुत ही एक फजूल आर्गूमेंट है। और इस पर ताजरों ने एहतजाज का प्लान भी बनाया और वो कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा एहतजाज करेंगे कि यहाँ पर ये जो किसानों का एहतजाज था ना ये भूल जाएंगे ये लोग। तो कुछ जो सेंटोरस के जो रहने वाले हैं उसके अंदर और उनकी जो इंतज़ामिया के लोग हैं, हमारी उनसे गुफ्तगू हुई। मैं वो जब वापस आता हूँ तो आपको मैं गुफ्तगू वो सुनवाऊँगा और आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिएगा कि इस मुल्क में सियासी बुनियादों पर कारोबार भी नहीं होने दिया जा रहा और जो कश्मीरी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में उसके हवाले से बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी इस हिस्से में मैं आपको सेंटोरस के जो रेजिडेंट्स हैं और वहाँ पर जो लोग जिन्होंने इस बिल्डिंग को खड़ा किया है उनकी मैं बात आपको सुनवाता हूँ। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन है जो इस वक्त राना सनाउल्लाह के हाथ में उसकी डोरें हैं और कठपुतलियों की तरह वो नाच रहे हैं वहाँ पर जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं। और कोई जो एक सरकारी अफसर के अंदर एक थोड़ा कोई एक खुददारी होती है और वो किसी गलत काम के आगे रेजिस्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक टावर को आग लगी, वो भी उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से बुझाई, एक कैजुअलिटी नहीं हुई। बजाय इसके कि इसको पेश करते कि जहाँ पर हज़ारों लोग थे, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको निकाला उन लोगों को और आग को कंटेन किया, टावर्स को बचाया, उन्हीं के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज। क्यों? वो PTI के हैं। क्यों? वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं। और कितने सीरियस सवालात इससे पैदा हुए हैं। लेकिन मैं इससे पहले आपको उन लोगों की गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ जो वहाँ पर रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट है, वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरह यहाँ पर हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। आइए पहले उनकी बात ज़रा सुन लेते हैं। बात यह है कि फर्स्ट डे जब सेंटोरस खुला था उस टाइम से हम यहाँ पे टेनेंट्स हैं, पहले दिन से ही हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। ये सेंटोरस जो मॉल है ये एटकिंस कंपनी ने डिज़ाइन किया है जो कि इंटरनेशनल UK का ब्रांड है और उन्होंने दुबई में भी बहुत सारे मॉल डिज़ाइन किए। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो फायर फाइटिंग सिस्टम और जो भी इमरजेंसी एग्जिट्स और हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली कल एक 3 दिन पहले वाक़या हुआ जब यहाँ पर थोड़ी आग लग गई थी एक रेस्टोरेंट में, जिसकी वजह से ये मसला क्रिएट हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई मसला नहीं बना। और आपके सामने ये है कि फायर फाइटिंग सिस्टम चला है और उसकी वजह से जो है कोई भी मसला इस मॉल के अंदर नहीं बना और मॉल कम्प्लीटली तौर पर जो शॉपिंग एरिया वो इंटैक्ट है। हमने अंदर विजिट किया है, एवरीथिंग इज़ ओके। हम लोग थोड़े विक्टिमाइज हो रहे हैं कि वो अभी तक इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही कि इस मॉल को जो है इसको दोबारा से इसको सेट किया जाए, उसको खोला जाए। तो यहाँ पर बिजनेसेस भी जो है इफेक्ट हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे मॉल को दोबारा से पे काम करके इसको खोलना चाहिए। जैसा कि जो ही आग लगी तो फायर अलार्म वगैरह बजना शुरू हो गए, उसके बाद अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई है कि आप लोग जो एग्जिट्स हैं वहाँ से बाहर जाएं। और जब जाके हमने देखा तो मैनेजमेंट जो सेंटोरस की मैनेजमेंट है उसने बड़े अच्छे तरीके से, जिसका जो भी सेफ्टी वाले थे उन्होंने अपना काम किया और जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थे उन्होंने अपनी जॉब की और सब लोगों को बड़े तरीके से निकाला। कोई भगदड़ नहीं मची, कोई परेशानी नहीं हुई। कई हज़ार लोग थे, 20-30 हज़ार लोगों को इतने तरीके से निकाल लेना ये बहुत बड़ी जीत है। और फिर हमने जब बाहर जाके देखा तो आप भी इंतज़ामिया ने भी, इस्लामाबाद जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और सारे लोग पहुंच आए थे इंतज़ामिया के और बहुत ही थोड़े कलील वक्त में ये आग बुझ गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग लगना बहुत बड़ी बात थी और उस पर वो इतने जल्दी काबू पा लेना, ये भी मैं मुबारकबाद देता हूँ सेंटोरस मैनेजमेंट को और सिटी मैनेजमेंट को जिन्होंने इतने अहसन तरीके से किया। और एक अब रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमने अंदर विज़िट किया मॉल में, मॉल पूरी तरह बिल्कुल सेफ है, मासवाए एक रेस्टोरेंट के सारी चीज़ें बड़ी स्मूथ और
ईजीली चल सकती है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे बिजनेस के लिए फौरी तौर पे इसे ऑपरेशनल किया जाए। हमने यहाँ पे हमने सेटअप किया तो उसका मकसद ये था कि सेंटोरस अपनी क्रेडिबिलिटी है उसकी, उसके जो उसका SOPs फॉलो करते हैं सेफ्टी के हवाले से और बाकी उसके हवाले से जो उनके इंटरनेशनल लेवल के SOPs हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना सेटअप किया 2018 में। और अब ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो लोग वहाँ पर हैं उनको काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस वक्त जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है वो अपने आप को बहुत बड़ा फायर एक्सपर्ट भी समझ रही है। बिल्कुल उनका काम है कि सेफ्टी को मद्देनज़र रखना, लेकिन अननेसेसरीली अगर आप बंद रखेंगे तो फिर उसके असरात और होंगे। अब सेंटिमेंट बहुत हाई है और सेंटोरस के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पर ताजर हैं सारे, वो इसको विक्टिमाइजेशन समझते हैं। तो अगर इन्होंने इसको नहीं खोलेगा तो ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगले 2-4 दिनों में सूरत हाल एग्रेवेट हो जाएगी। और ये जो किसानों का मुजाहरा था ये आपको लगेगा कि बहुत छोटा मुजाहरा था, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद के ताजर और ट्रेडर्स जो हैं वो इस्लामाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन है, इससे चाहिए कि वो अवॉइड करे इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन। और ये बड़ा एक अहम यहाँ पर एक मामला है, और क्योंकि ये कश्मीरी इन्वेस्टमेंट है तो अगर ये उस तनाज़र में इसको देखना शुरू कर दिया गया तो जो बाहर के लोग हैं, ख़ास तौर पर इंडियंस जो हैं, वो इसको बड़ा उठाएंगे। क्योंकि ये ख़बरें हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हैं, BBC में छपी हैं और ये कश्मीरी इन्वेस्टमेंट के हवाले से छपी हैं। तो ये ना करें ऐसा, तो सूरत हाल बच सकती है। अब क्योंकि हमारे पास आखिरी लम्हात हैं, तो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया, लेकिन एक स्टोरी जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई कि क्यों किया ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने कि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हम नहीं करेंगे या ज़िमनी इंतखाबात। मोहन सलाई ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब के IG ने और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने पंजाब हुकूमत की हदायत की रोशनी में वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बताया कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इलेक्शन करवाएंगे और तमाम सहूलतें देंगे। तो जनाब बात ये हुई कि ये कल स्टोरी ने इसको बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट नहीं हो सकी। इट इज़ पंजाब गवर्नमेंट एक्चुअली विच फोर्स इलेक्शन कमीशन कि जनाब ये बाकी तो सारे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें, ना करवाएं, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं पंजाब में, और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी, चाहे वो लॉ इन्फोर्समेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, हम वो प्रोवाइड करेंगे। और ये हमें पता चला चौधरी मोहन सलाई के इस ट्वीट से, तो क्रेडिट गोज़ टू पंजाब गवर्नमेंट फॉर दैट। ये बहुत सारे लोग इस वक्त बड़ी अफवाह साजी में मसरूफ़ हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब लंदन चले गए और परवेज़ इलाही साहब इमरान खान का साथ छोड़ देंगे और जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बट लुक एट दैट कि जो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जो स्टेप लिया वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में, वो चौधरी मोहन सलाई का ये ट्वीट बता रहा है कि पंजाब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम तैयार हैं और हम इलेक्शन करवाएंगे। तो अलीना, ये तो बहुत बड़ी ये इंफॉर्मेशन, और वो जो एक प्रोपेगेंडा चौधरी परवेज़ इलाही और पंजाब के हवाले से नून लीग का, वो तो इससे दम तोड़ता है इस स्टोरी से। जी समीर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल एक जो पूछना बनता है मोहन साहब से, वो ये पूछना बनता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो रिजल्ट है वो रिग हो जाएगा तो फिर कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सो ये एक सवाल है। वो तो अगर वो तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो तो बड़ा सवाल है। जब हमें पता है कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कि ये बंदा ठीक नहीं है, ये सादिक और अमीन नहीं है और इसके मातहत हम कोई इलेक्शन नहीं चाहते, ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जो इसमें मोहन सलाई बात नहीं। लेकिन आप देखें ना, यही इलेक्शन कमीशन था ना जब 17 जुलाई को इलेक्शन हुए, ज़िमनी और PTI जीती, और इसलिए जीती कि वो पूरा उन्होंने अपने वोटों का पहरा दिया। और अगर आज आपने शरकपुर में तकरीर सुनी हो तो इमरान खान साहब ने यही बात कही ना कि अब PTI को इलेक्शन लड़ना आ गया, और खवातीन से कहा खास तौर पर कि आपने नजर रखनी है क्योंकि ज्यादा जो धांधली होती है ये वहां पर होती है। तो अब चीफ अगर तहरीक इंसाफ तैयार है, वो समझती है पहले से उसकी सूरत है, वोट भी देंगे और जब तक काउंट नहीं हो जाएगा वहां पर मौजूद रहेंगे, किसी को बक्से लेके भागने नहीं देंगे। तो जिस तरह 17 जुलाई को रिजल्ट आया और उसमें हुकूमत बावजूद कोशिश के रद्दोबदल नहीं कर सकी, कराची में भी ऐसे ही हुआ डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट पर,
तो अभी भी अगर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ उसी तरह से इलेक्शन लड़ती है और अपने वोट पर पहरा देती है, तो फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये ठीक है कि वहाँ से वो कोई और किसी कागज़ का रिजल्ट अनाउंस करे, लेकिन जब लोगों के पास रिजल्ट है दस्तखतशुदा, तो फिर अदालतें भी मौजूद हैं, वो फिर बेईमानी तो इस तरह से नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समीर साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का तज्जिया। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।